नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महायुद्ध में पुतिन को कमजोर करने के लिए बाइडेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और रूस के बैंकों को बैन कर दिया ताकि रूस दुनिया के देशों के साथ कारोबार न कर सके। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि रूस के लिए दुनिया भर का बाजार बंद करने वाला अमेरिका खुद रूस के लिए अपना दरवाजा खोलकर बैठा है। क्योंकि रूस पर अमेरिका कुछ ऐसी चीजों के लिए निर्भर है जिसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। ना उनके विमान उड़ सकते हैं और ना ही हथियार चल सकते हैं। जिस युद्ध में यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है, उस जंग में यूक्रेन के लिए अमेरिकी मदद के बिना टिके रह पाना मुमकिन नहीं था। क्योंकि रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन का दाना पानी चल सके, इसके लिए अमेरिका ने उसे करोड़ों डॉलर की आर्थिक मदद दी। यूक्रेन के खिलाफ रूस को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और तो और यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे सके, इसके लिए अमेरिका ने उसे एक से बढ़कर एक हथियार मुहैया कराए। लेकिन अमेरिका को लेकर दुनिया के सामने एक नई जानकारी आई है, वो चौंकाने वाली है। पुतिन के साथ जारी है बाइडेन की डील। रूस के बिना यूएस का काम नहीं चलेगा। बाइडेन ने पुतिन का धंधा मंदा करने के लिए रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की एक के बाद एक कई किश्तें जारी की, ताकि रूस के लिए दुनिया के किसी भी देश के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाए। लेकिन खबर है कि इन प्रतिबंधों के बावजूद खुद अमेरिका अंदर खाने रूस से कुछ खास डील पर अब भी काम कर रहा है, क्योंकि उसके बिना अमेरिका का काम नहीं चलने वाला। रूस दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां टाइटेनियम और एंटीमनी जैसे मेटल, सेमी मेटल पाए जाते हैं। इन्हीं दो खास उर्वरक की वजह से अमेरिका रूस से पूरी तरह अपना कारोबार खत्म नहीं कर रहा है, क्योंकि रूस में पाए जाने वाले इन धातुओं के बगैर अमेरिका का काम नहीं चल सकता है। एंटीमनी वो दुर्लभ खनिज है जिसका इस्तेमाल मिलिट्री हार्डवेयर बनाने में होता है। नाइट विजन चश्मा बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर हथियार बनाने और सेमी कंडक्टर चिप बनाने में भी एंटीमनी की जरूरत पड़ती है। एंटीमनी का उत्पादन रूस के अलावा चीन भी करता है और अमेरिका एंटीमनी के लिए अपने इन दो विरोधी देशों पर पूरी तरह से निर्भर है। इसके अलावा एक बड़ा नाम है टाइटेनियम का। टाइटेनियम धातु के लिए तो अमेरिका के साथ साथ यूरोप भी रूस पर निर्भर है और अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद बाइडेन और यूरोपीय देश रूस से टाइटेनियम खरीद रहे हैं। टाइटेनियम का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट बनाने में होता है। यूरोपीय एयरक्राफ्ट कंपनी एयरबस अपनी जरूरतों का आधा टाइटेनियम रूस से खरीदती है, जबकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग अपनी जरूरत का 1/3 टाइटेनियम रूस से खरीदती है। बोइंग ने कहा था कि वो मार्च के बाद से ही रूस से टाइटेनियम नहीं खरीद रहा, लेकिन सच ये है कि रूस के टाइटेनियम कारोबार को अमेरिकी प्रतिबंधों से अलग रखा गया है। मतलब ये कि रूस के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों के दायरे को अमेरिका और यूरोप ने वहीं तक समेट रखा है जहां तक उनकी अपनी जरूरतें प्रभावित न हो, क्योंकि जहां अपनी बारी आती है अमेरिका और यूरोप की कथनी और करनी में साफ साफ अंतर नजर आने लगता है। यही बात रूस के तेल और उसकी गैस के साथ भी लागू होता है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद यूरोप के कई देश आज भी पुतिन से गैस और तेल खरीद रहे हैं। जंग के 108वें दिन पुतिन का फॉर्मूला नंबर 108 बहुत चर्चा में है। ये चर्चा शुरू हुई है ब्रिटेन की वजह से और इसका संकेत भी मिलना शुरू हो गया है। अब यूक्रेन के अंदर युद्ध और ज्यादा भड़काने वाला है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पुतिन का नया फॉर्मूला क्या है? आइए देखिए इसी पर स्पेशल रिपोर्ट।
जैसे जंग लंबी खींच रही है, पुतिन का गुस्सा भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है, यूक्रेन की जंग में और भयंकर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। इस हेडलाइंस का मतलब है रूस ने यह धमकी दी है कि वो यूक्रेन में और खतरनाक महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। क्या ब्लैक सी यानी काले सागर के बाद बाल्टिक सागर में बहुत बड़ी जंग होने वाली है? आखिर क्यों पुतिन के दुश्मन नाटो देश लगातार बाल्टिक सागर में एक्टिव हो रहे हैं? क्यों बाल्टिक सागर के खारे पानी में आग लगी हुई है? दरअसल ये जानकारी ब्रिटेन से सामने आ रही है कि अब रूस इस तरह हताश हो चुका है कि वो यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए ऐसे हथियारों का सहारा लेना चाहता है जो बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या कर सकते हैं या लोगों को घायल कर सकते हैं। ये तस्वीर थी, ये रूस की एक पुरानी खतरनाक मिसाइल से किया गया हमला है। इस मिसाइल का नाम है KH-22। इस खतरनाक मिसाइल को ब्रिटेन ने महाविनाशक हथियार करार दिया है और कहा है कि अब पुतिन इस खतरनाक KH-22 मिसाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये KH-22 1960 के दशक का रूसी हथियार है। इस मिसाइल का निर्माण रूस ने तब किया था जब दुनिया उसे सोवियत संघ के नाम से जानती थी। ये मिसाइल ऐसे किसी भी विमान को नष्ट करने में सक्षम थी जिसमें परमाणु हथियार लोड हो। खासकर ये मिसाइल रूस ने अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाई थी, लेकिन अब इसका असली यूज यूक्रेन के युद्ध में किया जा रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जब इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल जमीनी हमलों के लिए किया जाए तो इसे बेहद गंभीर माना जाता है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और बड़ी संख्या में लोग मारे जा सकते हैं। दावा ये किया जाता है कि जहां भी ये मिसाइल गिरती है 10 मीटर से ज्यादा का गड्ढा कर देती है। इसका मतलब साफ है कि दुश्मन अगर जमीन के नीचे 10 मीटर तक बंकर में भी छुप जाए तो इस मिसाइल से मारा जा सकता है। ये मिसाइल 500 किलोमीटर पर मौजूद दुश्मन को भी नष्ट कर सकती है। 5500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से ये मिसाइल अपने टारगेट पर टूट पड़ती है। सबसे बड़ी बात ये कि परमाणु हमला करने में भी ये सक्षम है। रूस की इस मिसाइल ने यूक्रेन में बहुत जबरदस्त तबाही मचाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पुतिन को इतने पुराने हथियार क्यों निकालने पड़ रहे हैं जो साल 1960 के दशक के हैं। दरअसल खबर ये है कि पुतिन के हथियारों के जखीरे में अत्याधुनिक मिसाइलों की संख्या लगातार घट रही है और यही वजह है कि पुतिन की आर्मी 1960 के दशक की KH-22 मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है जो यूक्रेन की इमारतों को खंडहरों में तब्दील कर दे रही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन्हें कहते हैं फ्लेम थ्रोवर वेपन, मतलब वो हथियार जो आग फेंकते हैं। ऐसे हथियार भी महाविनाशक माने जाते हैं। ब्रिटेन ने आरोप ये लगाया है कि रूस यूक्रेन के अंदर इस तरह के फ्लेम थ्रोवर वेपन का भी इस्तेमाल कर रहा है। लुहांस्क के गवर्नर ने यूक्रेन पर यह आरोप लगाया है कि लुहांस्क के गांवों में आग लगाने वाला फ्लेम थ्रोवर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। लुहांस्क के गवर्नर ने यह भी बताया कि फ्लेम थ्रोवर रॉकेट सिस्टम से गांवों पर हमले हुए जिसमें आम लोगों के घर जलकर राख हो गए।
इतना ही नहीं, यूक्रेन का आरोप तो ये भी है कि रूस सेवेरोडोनेत्स्क में भी फ्लेम थ्रोवर हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों के बाद भी पुतिन की आर्मी के पांव इस इलाके में जम नहीं पा रहे हैं। Противник продовжує вогневий вплив із мінометів по позиціях сил оборони в прикордонних районах. Крім того, агресор обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Рожковичі, Грем'яч, Лугівка та Попівка. На Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Для сковування дій сил оборони ворог здійснює систематичний вогневий вплив на позиції наших підрозділів. फ्लेम थ्रोवर यानी आग फेंकने वाले हथियारों का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में भी किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध की इन तस्वीरों से साफ है कि फ्लेम थ्रोवर हथियार हमेशा से ही दुश्मन देशों की सेना के लिए एक बड़ा संकट साबित हुए हैं। कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं जो पुतिन के गुस्से को भड़का रही हैं। सबसे पहले ये मैप देखिए। ये है बाल्टिक सागर, जो कि रूस के पड़ोस में मौजूद है। समंदर से छूते हुए कई ऐसे देश हैं जो नाटो के साथ हैं। यही वजह है कि बाल्टिक सागर में भी नाटो अपना डिफेंस तैयार कर रहा है। अब बाल्टिक सागर में ही नाटो ने एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। नाटो ने RBS-70 एयर डिफेंस को अपने युद्ध अभ्यास में शामिल किया है। क्या है ये RBS-70? RBS-70 को स्वीडन की कंपनी बोफोर्स डिफेंस ने तैयार किया है। RBS-70 एक शॉर्ट एयर रेंज डिफेंस लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इस वक्त दुनिया के 18 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए RBS-70 को खरीदा है। RBS-70 डिफेंस सिस्टम से निकला मिसाइल 8 किलोमीटर तक की रेंज में 6 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ईरान ने इराकी विमानों के खिलाफ ईरान इराक युद्ध के दौरान RBS-70 हथियार का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, पुतिन के आदेश पर रूस की तरफ से नाटो और पोलैंड को चेतावनी भी दी गई है। दरअसल पोलैंड ही वो जगह है जहां से नाटो के हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को हो रही है। ये सप्लाई जब तक जारी रहेगी, पुतिन यूक्रेन को घुटनों पर नहीं ला पाएंगे। पोलैंड की तरफ से लगातार यूक्रेन को मदद दी जा रही है और सबसे बड़ी मदद है वो जमीनी रास्ता देना जहां से हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को की जा रही है। पुतिन पहले भी इन दुश्मन देशों को चेतावनी दे चुके हैं। कुल मिलाकर ये जंग ऐसी दिशा में आगे बढ़ती जा रही है जहां युद्ध के और ज्यादा भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है।